अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया 1860 में, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। आपकी आमदनी पर कर लेने का नियम दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत से शुरू हुआ। आमदनी पर कर लेने का उपाय, इनकम पर टैक्स लेने का उपाय। हिंदुस्तान के इतिहास में हमने बहुत ढूंढा, कोई एक राजा ऐसा नहीं मिला जो कभी इनकम पर टैक्स लिया हो, आय पर टैक्स लिया हो। इस देश में ऐसे भी राजा हुए जो कहा करते थे कि इनकम को कभी भी टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाना है तो खर्चे पर लगाओ, एक्सपेंडिचर पर लगाओ। एक बहुत महान दार्शनिक आए, आचार्य चाणक्य, वे संयोग से इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक व्यवस्था दी, किसी पर कोई कर नहीं। ये उनकी फिलॉसफी थी। उनका कहना था जिस राज्य की प्रजा पर कर ज़्यादा होता है वो राज्य भिखारी होता है। वो कहते थे कर लगाकर राजा के हाथ में ज़्यादा पैसा देना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देना है। राजा का दिमाग कब खराब हो जाए और आपके दिए गए कर को वो कब बर्बाद करना शुरू कर दे, क्या करें। इसलिए कहते थे पैसा लोगों के हाथों में रहना चाहिए, समाज के पास रहनी चाहिए, राजा के पास कम से कम पैसे आने चाहिए, इसलिए कर कम से कम होने चाहिए। तो उन्होंने चाणक्य ने ये व्यवस्था दी थी। फिर आप जानते हैं क्या हुआ। जितने साल चाणक्य इस देश के राजा रहे, प्रधानमंत्री रहे, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्योंकि लोग संपन्न थे, लोगों के पास संपत्ति थी। क्योंकि लोगों के पैसा सरकार के हाथ में नहीं जा रहा था तो लोग संपन्न थे, लोगों के हाथ में संपत्ति थी, लोगों के हाथ में पैसा था, समाज के पास था। चाणक्य के रास्ते पर जो राजा इस रास्ते पर चले, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, जैसे हर्षवर्धन, जैसे 20 राजा थे जिन्होंने चाणक्य के फिलॉसफी को माना और संपन्न कहलाए। उन्होंने कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। परिणाम ये हुआ जिस राजा ने टैक्स नहीं लिया, हर एक राजा की राज में प्रजा सुखी थी, संपन्न थी, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था। अब भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में कानून बनाया और इनकम पर टैक्स लगाया। 1860 में ये कानून पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। जब ये कानून ब्रिटिश संसद में पारित हुआ तो इसमें बहुत बहस हुई और इस बहस की सारी दस्तावेज बहुत मुश्किल से हम लोगों ने निकाला और उसका अध्ययन किया तो पता चला कि अंग्रेजों ने ये कानून क्यों लगाया, क्या ज़रूरत थी इस कानून को लगाने की। पता ये चला कि 1860 से 3 साल पहले 1857 में क्रांति हुई। उस क्रांति को हम आज़ादी का पहला संग्राम कहते हैं, अंग्रेजी उसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, हम उसको आज़ादी का पहला संग्राम मानते हैं। उस क्रांति में नाना साहेब पेशवा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने एक बड़ा समूह बनाया और अपना संगठन तैयार किया। और ये संगठन बनाने का काम 1856 से शुरू हुआ। बिठूर नामक गांव में जो कानपुर के पास है, वहाँ पहली बैठक हुई और इस बैठक में 4 लोग शामिल हुए, तात्या टोपे, नाना साहब, झांसी की रानी। और इन लोगों ने मिलकर तय किया था कि बड़ी संग्राम की स्थिति बनानी चाहिए। तय हो गया। संगठन के लिए गांव-गांव घूमना शुरू किया। 1 साल में संगठन इतना बढ़ गया कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 350 स्थानों पर समूह तैयार हो गई क्रांति के लिए। और इन सबनों ने मिलकर एक तारीख तय की, 31 मई 1857 को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जाएगी और अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। जब ये तय हो गया तो इसके लिए प्रयास शुरू हुआ। उसी समय एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या घटित होती है, हमारे देश में एक अमर शहीद हुए, उनका नाम मंगल पांडे था। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया 8 अप्रैल 1957 को। मंगल पांडे ने क्या था, उन्हें एक दिन पता चला कि अंग्रेजों के सेना में काम करते हुए जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे उसके पैकेट पर जो है गाय की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने इस बात को कन्फर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए अंग्रेज पदाधिकारी ह्यूसन के साथ वार्ता की और पूछा
क्या ये बात सच है कि कारतूस पर गाय की चर्बी लगी हुई है? ह्यूजेंस ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मंगल पांडे गुस्सा में आ गए और उन्होंने गुस्सा के कहा कि ये क्या बात है कि हो सकता नहीं हो सकता है, एक जवाब दीजिए, या तो ये सच है या तो ये झूठ है। ह्यूजेंस ने जवाब नहीं दिया और मंगल पांडे ने अपना रिवॉल्वर निकाल के एक गोली उस पर चला दी। फिर ह्यूजेंस जैसा एक दूसरा अधिकारी भी वहीं था, उसने मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की तो उसने दूसरी गोली उस पर उतार दी। बंदूक में 2 ही गोली उस समय आती थी, दोनों गोली उतारती, 2 गोली भरने के लिए वे कोशिश कर रहे थे। तब तक आसपास खड़े कुछ अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया। 10 दिन के अंदर सुनवाई हो गई और उन्हें फांसी दे दी गई। 29 मार्च से शुरू हुआ मुकदमा 8 अप्रैल को फाइनल हो गया और उन्हें फांसी दे दी गई। जिस बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी हुई, उस बैरक के सभी सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दिए। उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, हथियार डाल दिया, वर्दी उतार दिया और बैरकपुर से थोड़ी दूरी पर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी में जाकर गंगा जल उठाया और संकल्प लिया कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दिया है उसे हम भारत से निकाल के ही दम लेंगे। जय गंगा मैया बोल के वो लोग निकल पड़े और ये क्रांति फैल गई और 5-5, 7-7 के समूह में सभी बैरकपुर छावनी के सैनिक देश में छा गए और वो जो है गौ हत्या और इस सब पर जो है बहुत सारा जागरण जगाया। उस समय अंग्रेज अपने कत्लखाना बनाए रखे थे जिसमें हजारों गायों को काटा जाता था और जिनके मांस जो है अंग्रेज खाया करते थे, अंग्रेजों को चिढ़ाया जाता था। ये बात फैलती गई। गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय हमारे लिए पवित्र है और उसके इस दुर्गति को नहीं देख सक रहे हैं और कोई बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था और इस चीज़ की ज्वाला जलाई गई और धीरे धीरे माहौल बनने लगा। ये माहौल एक दिन फट गया। 10 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घर में जो है कब्जा किया और वहीं मारा। 10 मई को मेरठ में अंग्रेज जले, 11 मई को दिल्ली में जलाई गई, 12 मई को बरेली में, शांतापुर में, सहारनपुर में, रुड़की में, हरिद्वार में, इटावा में, रुड़की में, मेरठ में, एटा में पूरा 350 लोग काफिला अंग्रेजों के घर धू धू जलने लगे और जो अंग्रेज भागने की कोशिश करने लगे उन्हें भारत के वासियों ने गले से काट दिया, गड़ासों से काट दिया। इस 1857 की क्रांति में सारे देश में 3,64,000 से ज़्यादा अंग्रेज मारे गए। 4 महीने में सिर्फ मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना। 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद होना चाह रहा था। कहीं भी देश में यूनियन जैक नहीं था। हर जगह भारत के झंडा नज़र आ रहे थे या रियासत के। इस पूरी लड़ाई में 4.5 से 5 करोड़ भारतीयों ने भाग लिया था। कितनी बड़ी लड़ाई थी कि 4.5 करोड़ भारतीयों ने हाशिए से भी लड़ रहे होंगे, तलवारों से भी लड़ रहे हो, तो 4.5 करोड़ हाशियों के बनाने के लिए लोहा लगा होगा। उस लोहे को लगाने के लिए हजारों मीट्रिक टन कच्चा लोहा, उस कच्चे लोहों को गलाने के लिए हजारों भट्टियां बनी होंगी। उन भट्टियों में लोहा गलाने का काम किसी ने तो किया होगा। और जब मैंने इतिहास ढूंढा तो पता चला कि हजारों हजार टन कच्चे लोहे से हंसिया बनाना, कच्चे लोहे से तलवार बनाना, बंदूकें बनाना, नाल बनाना, ये जिन लोगों ने किया वो इस देश में बंजारा जाति के लोग थे जो गांव-गांव, गली-गली अपना छोटा सा आसिया बना कर रहते हैं, जो अब तक पक्का घर कभी नहीं बना सके थे। किसी शहर या गांव के बाहर बस जाते थे और उनकी एक छोटी सी बैलगाड़ी होती है और उसी में उनकी पूरी जिंदगी होती है। कहीं भी बैलगाड़ी खती है वहीं वो परिवार बस जाता है, थोड़े दिन रहते हैं, फिर वो जो है दूसरे गांव चले जाते हैं। इन बाजारों से एक बार मैंने पूछा कि आप लोग एक अस्थायी घर क्यों नहीं बना के रहते हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया, हमारे राजा ने जब अंग्रेजों के समय में घर नहीं बनाया तो हम अब कैसे घर बना सकते हैं।
तो देश की क्रांति में किस तरह बंजारों ने भी अपनी पहचान बनाई, अपने मेहनत से देश को आज़ाद करने में और क्रांति को एक ज्वाला देने में किस तरह का योगदान दिया, इन सभी बातों को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतिहास के इस तरह नए नए जानकारी के लिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।